हिंद महासागर में एक दोस्ती पर हमला हुआ और उसकी जो लहरें उठीं वो सीधे भारत के दरवाजे तक आ पहुंची। तो चलिए आज इसी वाकये को समझते हैं जिसने दोस्ती और कूटनीति दोनों के मायने बदल कर रख दिए। जरा सोच कर देखिए, एक नौसैनिक पार्टनर जिसके साथ बस कुछ ही हफ्ते पहले दोस्ती का अभ्यास किया गया था, उस पर अचानक हमला हो जाता है। ये सिर्फ एक जहाज पर हुआ हमला नहीं था, नहीं, ये उस दोस्ती पर, उस भरोसे पर हुआ हमला था। और जब इस हमले पर भारत से एक दोस्त के नाते कुछ कहने की उम्मीद की जा रही थी, तो जवाब में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। बस इसी खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए इस खामोशी के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है एक जहाज, नाम था आइरिस देना। ये एक ईरानी युद्धपोत था जो दोस्ती का पैगाम लेकर तो आया था, पर शायद उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। यहाँ पे जो घटनाओं का क्रम है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। देखिए, 17 फरवरी को भारत इसी ईरानी जहाज का स्वागत करता है #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप हैशटैग के साथ, यानी दोस्ती के पुल। और ठीक 2 हफ्ते भी नहीं बीते, 4 मार्च को उसी जहाज को एक अमेरिकी टॉर्पीडो हिंद महासागर में डुबो देता है। और हमले के बाद क्या हुआ? भारत की तरफ से गहरी चुप्पी, जबकि बचाव के लिए श्रीलंका की नेवी आगे आती है। ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, नहीं, ये 87 जिंदगियों का खत्म होना था। 87 सैनिक जो कुछ ही दिन पहले विशाखापट्टनम में भारतीय नौसैनिकों के साथ थे। और देखें, ये हमला कोई अकेली घटना नहीं थी। असल में ये एक बहुत बड़े और खतरनाक क्षेत्रीय संघर्ष की पहली चिंगारी साबित हुई। इसके बाद तो हालात तेजी से बिगड़ने लगे। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए, भारी नुकसान हुआ। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार किया और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। देखते ही देखते ये खतरनाक जैसे कोई तैसा वाला संघर्ष बन गया। इसी बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला। उन्होंने हुर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद कर दिया। अब ये दुनिया की तेल सप्लाई की, आप कह सकते हैं, लाइफलाइन है। इस एक कदम ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को और खास तौर पर भारत को एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इस पूरे संकट के बीच भारत की जो चुप्पी थी वो सबसे ज्यादा चुभ रही थी। सवाल ये उठ रहा था कि क्या भारत अपनी दशकों पुरानी स्वतंत्र विदेश नीति से अब हट रहा है? अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो भारत की विदेश नीति हमेशा से ही इंडिपेंडेंट रही है। इंदिरा गांधी हों, AB वाजपेयी हों या फिर मनमोहन सिंह, हर किसी ने विदेशी दखल का खुलकर विरोध किया, चाहे सामने कोई भी हो। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग दिखा। अमेरिका और इजराइल के एक्शन पर तो खामोशी, लेकिन ईरान के पलटवार की निंदा। ये एक बहुत बड़ा और साफ साफ दिखने वाला बदलाव था। और इस बदले हुए रुख की पुष्टि तब हो गई जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद पब्लिक में PM मोदी को शुक्रिया कहा इजराइल के साथ खड़े रहने के लिए। तो बड़ा सवाल यह है कि भारत की विदेश नीति में ये जो अचानक बदलाव आया, इसकी वजह क्या थी? कुछ विश्लेषणों में इसका जवाब गंभीर आरोपों और एक तरह के राजनीतिक दबाव में छिपा हुआ बताया गया है। अब इस नीतिगत बदलाव के पीछे की वजहों को लेकर विपक्षी नेताओं ने कुछ बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए देखते हैं कि वो आरोप असल में हैं क्या। तो विपक्षी नेताओं ने कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब किसी दबाव में हैं। और ये भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर PM मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इसकी वजह बताई जा रही है अमेरिका में अडानी समूह से जुड़े भ्रष्टाचार के कुछ आरोप। इन आरोपों को और ज्यादा हवा मिली जब एक बड़े विपक्षी नेता ने ये सीधा बयान दे दिया, हमारे PM सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अडानी। अब देखते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बातें हैं, ये घूम फिरकर आम आदमी की जेब तक कैसे पहुंची, कैसे जियोपॉलिटिक्स गैस की कीमतों में बदल गई। तो देखिए, ये पूरा मामला एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले हॉर्मुज़ बंद हुआ। इसका सीधा मतलब था कि भारत का 55% तेल का इंपोर्ट खतरे में आ गया। अब भारत ने तो पहले से ही रूसी तेल से दूरी बना रखी थी, तो अचानक सप्लाई की कमी हो गई। फिर अमेरिका सामने आता है और भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की, कह सकते हैं, इजाज़त देता है। और जैसे ही ये इजाज़त मिली, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे। और इसका असर सीधा हर घर के किचन तक पहुंचा। एक LPG सिलेंडर पर 60 रुपये बढ़ गए। ये इस बात का सीधा सबूत है कि कैसे हजारों मील दूर चल रही सियासी शतरंज की चालें हमारी रसोई का बजट बिगाड़ सकती हैं। ये जो घटनाएं हुईं, ये सिर्फ आज का संकट नहीं है।
बल्कि ये आने वाले वक्त के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी की तरह हैं। चेतावनी ये है कि अमेरिका अब ईरान के अंदर विद्रोही गुटों को हथियार देने की तैयारी कर रहा है। ये वही खतरनाक खेल है जो पहले इराक और सीरिया में खेला गया था और जिसके कारण आईसिस जैसा संगठन पैदा हुआ। इतिहास हमें बार बार एक ही बात सिखाता है कि जब भी बड़ी ताकतें इस तरह आग से खेलती हैं तो उसमें जलते हमेशा आम लोग ही हैं। तो आखिर में सवाल बस यही एक बचता है, जब बड़ी वैश्विक शक्तियां आपस में टकराती हैं तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? शायद इसका